बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। प्रोग्राम का आगाज़ आज के एक अफसोसनाक वाक़े से सुबह 11:02 या 3 मिनट का वक्त होगा जब लाहौर के इलाके जोहर टाउन में एक खौफनाक धमाका हुआ। गैर मामूली इसकी शिद्दत बताई जाती है। अभी तक जो रिपोर्ट हुआ इससे 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 21 ज़ख्मी हुए हैं। इस धमाके का मकसद क्या था, हदफ क्या था, इस हवाले से चहमगोइयाँ हो रही हैं भारतीय मीडिया पर। अलबत्ता इस धमाके के हवाले से एक ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा बदस्तूर जारी है। ताने बाने कहाँ जा मिलते हैं इस धमाके के, इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और फिर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तफसील से आज हम गौर करेंगे कि बिगड़ती सूरत हाल और पाकिस्तान इम्पैक्ट क्या होगा और क्या मुत्तफ़िका गवर्नमेंट का क़याम वहाँ पर अमन लाया जा सकेगा ऐसी सूरत हाल में, जबकि तालिबान ये दावा करते हैं कि 421 में से वो कम अज़ कम 87 अजला पर मुकम्मल काबिज़ हो चुके हैं। शामी साहब, लाहौर धमाके का मैंने जिक्र किया तो सबसे पहले ज़रा सुना देते हैं आपको कि IG पंजाब ने इस पर क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है। जो लॉस ऑफ लाइफ है, जो जानी नुकसान हुआ है, वो उस पर अफसोस का इजहार करूँगा। ये हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, जो यहाँ पे घरों का नुकसान हुआ है। कमिश्नर साहब यहाँ पे हैं, DC साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनका भी इंशाल्लाह हम असेसमेंट कर रहे हैं कि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भी तलाफ़ी कर सकें। जो जानी नुकसान हुआ है उसकी ज़ाहिरी बात है तलाफ़ी नहीं हो सकती, लेकिन उनकी तलाफ़ी एक सूरत में ज़रूर हो सकती है कि उनके जो मुलजिम है, जो मुजरिम है, वो पकड़े जाएँ और कैफ़िर किरदार तक पहुँचे। वो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी हम आपको इनके बारे में एक अच्छी खबर। यानी शाहिदीन में से खातून सुबह से क्या कह रही है वो देखिए। मेरे बच्चे को कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, उस गरीब मजदूर को भी नहीं उन्होंने देखा। हुआ क्या? इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। तो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके, वो सामने गाड़ी किसी ने खड़ी की हुई है। ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं, ये कोई किसी की सिर्फ चुगते मारते। मोटरसाइकिल का पहले बताया गया, फिर मालूम है गाड़ी से एक शख्स नीली शलवार कमीज़ में निकला है, उसने कोई धमाका खेज़ मवाद रखा हुआ था गाड़ी में। उमर जावेद साहब मौजूद हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट दुनिया न्यूज़ के, उनसे बात करते हैं। ये हाफिज सईद साहब का घर है जौहर टाउन में, उसके करीब धमाका हुआ है। तो इसलिए एक बात ये कही जा रही है कि उनकी जो रहायश का है वो टारगेट थी, लेकिन इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कह रहे थे कि पुलिस की क्योंकि वहाँ चौकी मौजूद है और पुलिस उसकी वजह से धमाका करने वाले जो हैं आगे नहीं बढ़ सके, अपने हदफ तक नहीं पहुँच सके, तो पुलिस ने रोक लिया उनको और जान की कुर्बानी भी दी जी। और जाहिर के उमर जख्मी भी हुए लोग। उमर, आप बताइएगा अब तक की क्या मालूमात है? CTD या पुलिस हुकाम से आपकी बात हुई, अब तक की मालूमात क्या बताती हैं? नौयत क्या थी, हदफ क्या था? शामी साहब ने तो वाज़े तौर पर बयान कर दिया। और फिर ये जो नुकसान हुआ है जिस जगह पे, ये एग्जैक्टली है क्या? बिल्कुल का घर की बाहर की साइड है या अंदर हुआ है? जामी साहब, ये अगर आप मौलाना शौकत अली रोड के ऊपर आए तो कुछ हॉस्पिटल्स आते हैं, 2-3 हॉस्पिटल्स हैं। उस हॉस्पिटल से बिल्कुल एडजस्टेड एक गली है, उस गली के अंदर 100 मीटर अंदर जाते हैं, साथ ही एक दोबारा जंक्शन बनती है, उस जंक्शन के ऊपर धमाका हुआ है। 11:07 का टाइम बताया जाता है। सबसे लेटेस्ट चीज ये है कि एक फुटेज जो है वो मंजर आम पे आई है और मुमकिन तौर पर कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस फुटेज में देखा जा सकता है कि 10:38 पे एक ब्लैक कलर की सेडान कार जो है वो खड़ी की जाती है और उसमें से पतली जिसामत का एक शख्स निकलता है जिसने हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं और वो पहले इधर उधर देखता है और फिर वो मुश्कूक सी थोड़ी सी हरकतें करता है और उसके बाद चला जाता है और ये फुटेज यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये एग्जैक्टली क्योंकि मैं स्पॉट पे खड़ा हुआ था, ये एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पे धमाका हुआ और यहाँ पे क्रिएटर बना, यानी 3 फुट गहरा और तकरीबन 6 से 7 फुट चौड़ा गड्ढा जो है इसी पॉइंट पे बना है। पुलिस पहले ये कहती रही कि उनको नहीं मालूम कि ये गैस का धमाका है, सिलेंडर धमाका है या टेररिस्ट एक्टिविटी है, लेकिन 2.5 घंटे के बाद IG पंजाब मौके पे पहुंचे और उन्होंने आकर इस चीज को कंफर्म किया कि ये एक अटैक है और अटैक जो था वो उसको रोका गया है, पुलिस की जानिब से इंटरसेप्ट किया गया। अभी तक 3 अफराद इसके अंदर जाँ बहक हुए हैं और तकरीबन 21 अफराद जो हैं वो शदीद जख्मी हैं, जो लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस टाइम ज़ेरे इलाज हैं। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त आप बताएंगे?
जी, इसके अंदर दो जो हैं वो एक ही खानदान से बाप और बेटा हैं, जबकि एक जो है वो शख्स, उसकी शनाख्त जो है वो अभी मुमकिन नहीं हो सकी। और दूसरा ये कि जो जख्मी है उसके अंदर दो पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। एक पुलिस एहलकार जो है वो काफी सीवियर जख्मी हुआ है और वो यहाँ पे तैनात था, और एक एलीट फोर्स का जवान है साजिद जो इसमें जख्मी हुआ है और उसको भी तबीयत इमदाद जो है वो सर्विसेज अस्पताल में दी जा रही है। साथ ही साथ अगर मैं आपको ये बताऊं कि अभी इस टाइम की सूरत हाल ये है कि इलाके को कॉर्डन करके जो केमिकल एनालिसिस है वो किया जा रहा है कि जो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ है वो धमाका खेज मवाद आज से पहले किसी अटैक में यूज हुआ है या नहीं हुआ। दूसरा, यहाँ से जो गाड़ी और वो दीगर जो चीजें मिली हैं उन चीजों का एनालिसिस किया जा रहा है, क्योंकि गाड़ी इस बुरी तरीके से तबाह हुई है कि उसका खदशा है कि शायद उसी में रखा गया हो ये धमाका खेज मवाद। जी, और अभी उस गाड़ी का क्योंकि दुनिया न्यूज ने उस गाड़ी का रिकॉर्ड हासिल किया है, तो ये गाड़ी जो है ये 2010 मॉडल है और इसका टोकन टैक्स जो है वो भी जमा हुआ है 2021 तक। और ये गाड़ी जो है ये जफरुल्लाह खान नामी शहरी के नाम पे रजिस्टर्ड है और आखिरी दफा यानी इस जौहर टाउन में आने से पहले आखिरी दफा उसको किनाल रोड पे ट्रेस किया गया है। अभी सीटीडी और पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी जो है ठीक है गाड़ी की मैपिंग कर रही है। तो ये हाफिज सईद साहब की जो रहायश का है वो कितनी दूर है यहाँ से? जी, यहाँ से तकरीबन शामी साहब कोई 150 मीटर के फासले पर है। जिस जगह पे ये गाड़ी, जिस जगह पे ये धमाका हुआ है, इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो वहाँ पे पहली पिकेट आती है और उसके बाद फिर जो रिहाइश गाह है उसकी अपनी सिक्योरिटी जो है वो शुरू हो जाती है। 100 से तकरीबन 100 से 150 मीटर का फासला है। और इस गली, जिस गली के अंदर ये धमाका हुआ है, अगर मैं इस गली का बताऊं तो इस गली के कॉर्नर पे एक बैंक है, दूसरी तरफ शोरूम है और उसके बाद रिहाइशें हैं। और जिस जगह पे ये गाड़ी खड़ी की गई है, अगर कभी इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि यही गाड़ी है जो जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ है, अगर ये मान लिया जाए तो ये एक इंतहाई पुराने से बोसीदा घर के सामने खड़ी की गई है और उसी घर के अंदर एक जो लेबर क्लास के फैमिली थी वो रहती थी, जिनके काफी शदीद नौयत में वो जख्मी हुए हैं। बहुत शुक्रिया उमर, बहुत शुक्रिया सर। हमें अभी टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया डॉक्टर नवीद इलाही ने। आप एक्सपर्ट हैं सिक्योरिटी इश्यूज़ के, काउंटर टेररिज्म के, और प्रेसिडेंट हैं सेंटर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी रिसर्च लाहौर, और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में इंतहाई अहम मुद्दे पर भी खदमात सर अंजाम दे चुके हैं। तो काउंटर टेररिज्म का जो मामला उस पर उनकी गहरी नज़र आई पंजाब में पेश आने वाले वाक़यात के हवाले से, क्योंकि नुक्ता ये निकला कि हाफिज सईद साहब की रिहाइश के करीब है और इंडियन चैनल्स का जो वावेला प्रोपेगेंडा है वो दो मामला को मिलाएं तो फिर सूरत हाल कुछ आम धमाकों से मुख्तलिफ दिखाई देती है। इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि नवीद इलाही साहब से बात की जा सके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपकी क्या असेसमेंट है कि ये धमाका जो है इसकी क्या वजह हो सकती है कि हाफिज सईद साहब का मकान था उसके करीब ये धमाका हुआ है, तो इसके जो खुरा है वो इंडिया तक पहुंचेगा? जी सर, बहुत शुक्रिया सर। असल में ये बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ दहशतगर्दी का, लेकिन मुझे इस पे हैरानी नहीं हुई, इसलिए कि पिछले 1 साल से ग्रेजुअली दोबारा ये जो दहशतगर्द है, ख़ास तौर पे TTP के, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, वो अपनी वापस आ रहे थे और उन्होंने अपना तरीक़ा वारदात कुछ चेंज किया था। बजाय खुदकुश हमलों के वो टारगेट किलिंग पे आ गए थे, लेकिन आहिस्ता 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 वो बढ़ रहे थे। आपने देखा कि अभी इस्लामाबाद में 2 पुलिस वालों को उन्होंने टारगेट किलिंग की और उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। तो अगरचे उनको लॉजिस्टिक में भी ऐसा, कराची में भी ऐसी वारदातें हुई हैं। सर, ये सारे पाकिस्तान में जो वाक़यात हुए हैं टारगेट किलिंग के पुलिस वालों के, उसमें 37 to 40 पुलिसमैन जो हैं उनको हलाक किया गया, शहीद किया गया टारगेट किलिंग के ज़रिए। ये एक नया तरीका वारदात था, नया मॉडस ऑपरेंडी है TTP का, क्योंकि उनके पास मैन पावर भी कम हुई, लॉजिस्टिकली भी वो वीक हुए, तो उन्होंने अपना तरीका वारदात चेंज किया और बीच बीच में बहुत कम खुदकुश हमले या गन एंड ग्रेनेड अटैक हुए। तो ये जो वाक़या अब हुआ है तो इस पर मुझे हैरानी तो इसलिए नहीं हुई, लेकिन परेशानी मुझे ये ज़रूर हुई कि जब ये चीज़ें नज़र आ रही थी, ग्रेजुअली दोबारा टेररिस्ट अपना वारदातें शुरू करती थी, तो
इंटेलिजेंस और पुलिस को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इसके बारे में ज़्यादा एफर्ट्स करनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ कि तमाम इस बात के बहुत हमने कुर्बानियाँ दी हैं इस पे, पुलिस ने और बाकी इदारों ने, तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है। और इतने नाकों से गुजर के गाड़ी यहाँ पहुँच गई। बॉम्ब डिस्पोजल के मुताबिक इसमें 20 kg हाई एक्सप्लोसिव था। ये फरमाएं जो शामी साहब जो नुक्ता शामी साहब उठा रहे थे हाफिज सईद साहब की, चूंकि रिहाइश का करीब थी 100-150 मीटर हो जाते अपने हदफ को आप सुन पा रहे हैं क्या? में मेरी जमात दावा की है, उससे ये मैंने कहा कि हमारा जो घर है उससे ये 50 मीटर से भी कम पिछले साइड पे ये धमाका हुआ है। अगर इसमें ज्यादा मवाद रखा जाता तो ऐन मुमकिन है कि वो घर भी और उसके मुतासर हो जाता भी। तो वो यही बात आपसे शामी साहब भी जानना चाह रहे थे कि इसमें जो इंडियन जो इन्वॉल्वमेंट, डॉक्टर साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इनको सपोर्ट करते हैं नहीं, मगर शामी साहब मेरे ख्याल में सुन नहीं पा रहे डॉक्टर साहब। मैं इनसे पहले लाइन तो डॉक्टर साहब ये शामी साहब सुन नहीं पा रहे हमें, वो डॉक्टर नवीद साहब। डॉक्टर साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, हम तो आपको सुन पा रहे हैं, गालिबन आप मुझे या शामी साहब को नहीं सुन पा रहे। चलिए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले बात करते डॉक्टर नवीद इलाही साहब से, आप एक्सपर्ट हैं काउंटर टेररिज्म के। वो बात कर रहे थे कि ये जो लाहौर में धमाका हुआ है इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं, अपनी मालूमात तजुर्बे की बुनियाद पर मज़ीद आगाही देना चाह रहे थे, तो हमारा राब्ता उनसे मुमकिन था। डॉक्टर साहब बात वहीं से शुरू कीजिएगा। हम चूँकि भारत में बहुत इस पर एक अजीब तरीके से प्रोपेगेट किया जा रहा है, तो उसके क्या नेक्सस हो सकता है इस धमाके में, प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ? जी बिल्कुल। मैं एक तो ये वाज़ेह करूँ कि अभी जो कालअदम TTP है उसने रिसेंटली एक ख़त जारी किया है जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत को और अवाम को ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ दी हैं। अगर अमेरिका को अड्डे दिए गए तो हम ये करेंगे और दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी। तो वैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये जो दहशतगर्द है जिनको 2014 में मिलिट्री ऑपरेशन के ज़रिए यहाँ से भगा दिया गया, एनाहिलेट किया गया, वो चुके कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन फॉरेन फोर्सेस जो हैं, जो पाकिस्तान की दुश्मन है, जिसमें रॉ सर फहरिस्त है और अफ़गानिस्तान की भी NDS जो है साथ शामिल है, वो उनको सपोर्ट करते हैं। और जाहिर है कि जिस हदफ पे आज हमला हुआ है वो मेन हदफ इंडिया का ही है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि किसको हदफ बनाया जा रहा था और उसके पीछे कौन है। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि वी शुड सेट आवर हाउस इन ऑर्डर, लोग हमारे यूज़ हो रहे हैं, वही पुराने लोग जिनको मार के निकाला गया था आहिस्ता आहिस्ता दोबारा स्ट्रेंथ पकड़ रहे हैं। नहीं, मगर ये क्या जो ये कालअदम तहरीक है इसका रॉ से मामला हुआ है, यानी हम इसको कैसे देखेंगे अफ़गानिस्तान के तनाजुर में? जी आप इसको देखिए कि अफ़गानिस्तान में जब से ये 2014 के मिलिट्री ऑपरेशन के बाद यहाँ कुछ लोग इनके मारे गए और कुछ यहाँ से अफ़गानिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके कुन्नड़ और नूरिस्तान जो बॉर्डर पे है वहाँ पे जाके मुकीम हो गए। और इनके कई इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स मौजूद हैं, इंटरव्यू मौजूद हैं, जिसमें इनके जो स्पोक्स पर्सन था जो बच के दौड़ गए यहाँ से, उनका अपना ये उन्होंने एडमिट किया कि हमें इंडिया से पैसे मिलते हैं, इमदाद मिलती है। और जाहिर है कि उनके स्ट्रेटेजिस्ट भी इनको इस तमाम तरीक़ेकार सिखाते हैं। तो इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। अफ़गान तालिबान जो हैं गोया इनसे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अफ़गान तालिबान ने कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही वो ऐसा करेंगे। बल्कि ये कई ऐसे भी वाक़यात हुए जब उन्होंने इनको मना भी किया कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई ना कीजिए। इनका एक जो शुरू का चीफ था TTP का, बैतुल्लाह महसूद, जो ड्रोन हमले में मारा गया, उसको ख़ास तौर पे उन्होंने मना किया। लेकिन जिस तरह हालात चेंज हो रहे हैं और अमरीकी अड्डों की बात हो रही है, तब सूरत हाल बदल सकती है और ये TTP इस्तेमाल की जा सकती है। तो यानी आप इसको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या इक़दाम किए जाने चाहिए फौरी तौर पर? जी मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये देखना चाहिए, देखे जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो जो नेशनल एक्शन प्लान हमने बनाया था, जिसको हमने गैर फाल हो गया है, उसको फाल करें। जो हमारा नेक्टा एक
इदारा इसके लिए बना था जो निढाल है, उसको भी रीएक्टिवेट करने की ज़रूरत है। फेंसिंग हमारी जो अफगान बॉर्डर के साथ चल रही है उसको कंप्लीट कर लिया जाए, जो 90% के करीब वो मुकम्मल हो चुकी है, वो किए जाए। और इंटेलिजेंस जो है दैट इज़ द मेन वेपन अगेंस्ट टेररिस्ट, ताकि हमें फोर नॉलेज दें, पहले बताएं कि क्या हो रहा है, तब एक्शन हो सकता है। ये तो तमाम चीज़ें। और तीसरा ये है कि पॉलिसी हमारी ये होनी चाहिए कि हम नॉन इंटरफेरेंस की, हम तो अफगानिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी ना करें, उनको अपने मसाइल खुद हल करने दें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद अलई साहब। जो आपका आखिरी नुक्ता तो उसी से बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, दो टोक मौक़िफ़ है, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू हो या वज़ीर ख़ारिजा के इंटरव्यू हो। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हालिया मज़मून में भी ये लिखा कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में रह कर जंग नहीं जीता, पाकिस्तानी अड्डों से कैसे जीतेगा। और एक और इंटरव्यू में उन्होंने एयर बेसिस की जब बात की गई तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नो, इसकी बिल्कुल उन्होंने दो टोक अल्फाज में नफ़ी की थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हमने अड्डे दिए तो पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दों का हदफ बन सकता है। हमने अफ़गानिस्तान की तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर बात करनी है, जिसके लिए सीनियर सहाफ़ी अफ़गान उमूर के माहिर जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। क्योंकि शामी साहब 3-4 अहम सवालात हैं जो आपकी खिदमत में मैं रखने हैं, उनके सामने भी रखने हैं। एक तो ये कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी इनक़लाब के बाद क्या कोई मुत्तफ़िका हुकूमत का क़याम अमन में लाया जा सकता है या अब एक ख्वाब बन चुका है। और दूसरा ये कि तालिबान की जो तेज़ी से बढ़ती पेशकदमी है उसकी रिपोर्ट ताज़ा ये मिली है कि 421 अफ़गान अज़ला में से कम 87 अज़ला पर कब्ज़े का दावा करते हैं तालिबान। और 1-2-4 दिन पहले ही शामी साहब अशरफ गनी सरकार ने आर्मी चीफ भी बदल दिया और डिफेंस मिनिस्टर भी बदल दिया। और देखिए पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये बनी हुई है कि पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान ने आज मुतनब्बे किया है अफगान हुकूमत को, क्योंकि अशरफ गनी और अब्दुल्ला दोनों अमेरिका जाने वाले हैं। सदर जो बाइडन से उनकी मुलाकात है। पाकिस्तान ने उनको कहा है कि कन्वे किया है बाकायदा कि वहाँ पाकिस्तान पर उंगली नहीं उठानी चाहिए कि आप जाके वावेला शुरू कर दें कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। तो हमारी मुश्किल ये है कि अफगान हुकूमत के अंदर ऐसे अनासर मौजूद हैं, उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं और जो बार बार पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाते हैं, और पाकिस्तान एक अपना हाथ जो है वो जलाने को तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ी अजब सूरत हाल पैदा हो गई है। तो ये इसमें चूँकि आपने अमेरिका का जिक्र किया तो उस सिलसिले में ताज़ा जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि एक अमेरिकी सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, पाकिस्तान के हवाले से अक्सर बात करते हैं। उन्होंने हैरत का इजहार किया है कि जो बाइडन इस सूरत हाल में पाकिस्तान से आखिर रब्ता करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं। उनके ट्वीट्स भी मैं नशर कर रहा हूँ जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये उनके लिए स्टनिंग है कि मिस्टर बाइडन जो है वो हैज़ नॉट रीच्ड आउट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान रिगार्डिंग द यूएस रिलेशनशिप एंड अफगानिस्तान। यानी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सियासी सतह पर और हुकूमती सतह पर कोई राब्ता नहीं है। और वजीर आज़म इमरान खान से प्रेसिडेंट की कोई बात नहीं हुई, इसके लिए उनके लिए स्टनिंग है और ये उनके लिए हैरान कुन है। और ये फिर वो मजीद लिखते हैं, 3 ट्वीट्स हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से इनखला करते हुए अगर पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया गया तो इसका नतीजा तबाही की सूरत में निकल सकता है। बहरहाल रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब हमारे पास है। जी उससे बहुत शुक्रिया। जी हैं रहीमुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम शामी साहब। रहीमुल्लाह साहब, ये आप क्या मंजर देख रहे हैं? वहाँ तो कोई सूरत नज़र नहीं आ रही, कोई बातचीत की, कोई अफ़ाम तफ़हीम की, और ये अलगार जारी है तालिबान की। बिल्कुल, ये सूरत हाल बहुत ही अचानक तब्दील हुई और इस तरह कहा जा रहा था कि जब अमरीकी इनखला शुरू होगा तो शायद जंग के मैदान में कोई तब्दीली आए। तो आप देखें 1 मई को अमरीकी इनखला शुरू हुआ, उस वक्त से लेके अभी तक 60 ज़िली हेडक्वार्टर्स के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। 5 बड़े शहर जो हैं वो उनके मुहासरे में हैं। कुंदूज है, तलोकान है, पुल खुमरी है, सरीपुल है और मेमना है। और वो जब चाहे शहर के अंदर दाखिल हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो फ़िलहाल ये नहीं करेंगे क्योंकि फिर शहर को संभालना, वहाँ का निज़ाम चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये रहीमुल्लाह साहब, ये अभी ताज़ा खबर थी आज की कि ताजिकिस्तान जाने वाली जो मरकज़ी सरहदी गुजरगाह थी जहाँ पे अमेरिका ने बड़ा एक तवील एक पुल भी बनाया था, बड़ी उसमें इन्वेस्टमेंट भी हुई थी, उस पर भी कब्ज़ा उन्होंने कर लिया।
वो तो परसों कब्जा हो गया था, कल खबर आई थी वो शेर खान बंदर है, शेर खान बंदर या पोर्ट है वो, और वो दरिया है जो है उसके ऊपर है। तो ये उनके बॉर्डर एरिया है, कुंदूज का सूबा है। कुंदूज में सिर्फ कुंदूज शहर रह गया, बाकी सारा जो सूबा है वो तालिबान के कब्जे में है। और शेर खान बंदर के ऊपर कब्जा करने के बाद तालिबान ने फिर हमसाया मुल्कों से कहा है कि उनको कोई ख़तरा नहीं होगा और तालिबान उनसे इससे जुड़ा एक और छोटा सा सवाल, ये भी इत्तलात हैं कि जो अफ़गान फोर्सेस हैं वो जब किसी सूरत हाल में फंसती हैं तो वो फिर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर करने की फुटेजेस भी, हथियार भी, वो भी कई वीडियोस में हम देख रहे हैं। इस बारे में कुछ बताइएगा, फिर शामी साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए दो तरीक़ों से अभी जो है तालिबान की पेशरफ्त हो रही है। एक तो अफ़गान फ़ौजी और मिलिशिया वाले फ़रार हो रहे हैं, अपने मोर्चे छोड़कर वो भाग रहे हैं, लड़ नहीं रहे, या फिर वो तालिबान के सामने हथियार डाल रहे हैं और तालिबान फिर उनको रिहा कर देते हैं। और वहाँ के जो अमायदीन हैं तो उनको मिलाकर उनसे बात करते हैं, वायरलेस के ज़रिए और अमायदीन के ज़रिए रब्ता होता है और उनसे कहा जाता है कि आप हथियार डालेंगे तो आपकी जान बख्श दी जाएगी। तो वो ऐसा ही कर रहे हैं जान बचाने के लिए। मेरे ख्याल में वो जो अफ़गान फ़ौजी हैं वो हौसला हार बैठे हैं और उनको पता है कि अफ़गान हुकूमत कमज़ोर है, अमेरिका निकल रहा है और उनको एक फ़ज़ाई क़ुव्वत जो एक सहारा था एयरफोर्स का अमेरिका, वो अभी नहीं रहा, क्योंकि एयरफोर्स एक सबसे अहम इसमें अंसर था जंग में, तालिबान का रास्ता रोके हुए था। तो जब वो एयरफोर्स चली गई है, अभी वो हमले भी नहीं कर रहे। अफगानिस्तान की अपनी एयरफोर्स बहुत छोटी और कमज़ोर है। तकरीबन अजीब बात नहीं है कि अफगानिस्तान को कि जो एयरफोर्स जो है उसको ऑर्गेनाइज करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। देखिए शामी साहब, ये कहा जा रहा है, अमेरिका का दावा है कि उन्होंने और उनके इत्तेहादियों ने $80 अरब अफ़गान फ़ौज को बनाने में, तरबियत में, मुसल्लह करने में लगा दिए पिछले 20 साल में। उसमें एयरफोर्स भी है, लेकिन एयरफोर्स की तैयारी और उसको बनाना वो बाद में शुरू हुआ। पहले वो जो ज़मीनी फ़ौज है उसको वो ट्रेनिंग दे रहे थे, और ट्रेनिंग भी क्या है, ट्रेनिंग बहुत ही नाकाफ़ी है। 3-4 महीने की ट्रेनिंग है। जितने अफ़गान फ़ौजी भगोड़े हो रहे हैं वो दुनिया में रिकॉर्ड है। जितना अफ़गान फ़ौजी मंशियात का इस्तेमाल करते हैं या जो उनमें तालीम की कमी है तो वो भी एक रिकॉर्ड है। तो वो फ़ौज जो है मेरे ख़्याल में, एक तो आपको लड़ने के लिए एक मकसद चाहिए, एक आपका कोई इरादा हो, कोई आपका ईमान हो, वो बात तालिबान में है। हामिद करज़ई ने एक बार कहा था, काश तालिबान मेरे फ़ौजी होते। तो ये उसका एक अरमान था कि तालिबान जो है वो बड़े मौसर इसमें देखो आर्मी चीफ बदल दिया, वजीर दिफा बदल दिया, मगर इस हंगाम में इसका मतलब यह है कि काबुल की हिफाजत भी ज्यादा देर तक नहीं की जा सकेगी। देखिए अभी तक तो किसी बड़े शहर के ऊपर तालिबान ने कब्जा नहीं किया। मैंने पहले ही आपसे कहा कि वो फिलहाल इंतज़ार करेंगे, क्योंकि शहर को फिर चलाना और दिफा करना बड़ा मसला होगा। लेकिन यह है कि इस वक्त जो सारे बड़े शहर हैं वहाँ पे अफ़गान हुकूमत मौजूद है। सिर्फ एक बॉर्डर जो है ताजिकिस्तान का, शेर खान बंदर, जिसका हमने जिक्र किया, वो हुकूमत के हाथ से निकल चुका है। बाकी सारे जो इनके बॉर्डर एरियाज़ हैं, जिस तरह चमन है, तोरखम पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ इस्लाम किला है, तुर्कमेनिस्तान के साथ तोरोवंडे है, उसके ऊपर भी अफ़गान हुकूमत का कब्ज़ा है। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर ये सूरत हाल रही जो आजकल है तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अफ़गान हुकूमत के लिए। तो ये बताइए, अभी ये जो पाकिस्तान के जो तालिबान हैं और शमाली वज़ीरिस्तान में, तो अभी एक सोशल मीडिया पर एक उनका सर्कुलर जारी किया उन्होंने, वो सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें ख्वातीन से कहा गया है कि वो काम करना बंद कर दें, NGOs के साथ ताउन करना बंद कर दें। अमली तौर पर हालांकि इनका वजूद नहीं पाया जाता, और अगर ना फिर नताइज के लिए तैयार हो जाएं। इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल शामिर साहब, अभी ऐसा होगा कि पाकिस्तानी तालिबान और उनके जो बाकी साथी हैं वो बड़े ही मैं समझता हूँ फ़ाल हो जाएंगे। और आज जो लाहौर में धमाका भी हुआ
तो हमें होशियार रहना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान के हालात का हम पे मनफी असर पड़ेगा। पाकिस्तान के ऊपर आपने भी जिक्र किया, इल्ज़ाम भी लगेंगे और हमें उसका दिफा भी करना है। तो ये जो इनकी चूँकि इनको पैसा मिलता था बाहर से, तो वो इनको इस्तेमाल करेंगे। ये पाकिस्तान में हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे, प्रोपेगेंडा भी करेंगे, शायद ज़्यादा कुछ न कर सके। इसी बीच जो भारत का अफगान तालिबान से रब्ता हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? उस बारे में क्या मालूमात हासिल हुई हैं? भारत क्या किरदार अदा करना चाह रहा है उस सिलसिले में? अच्छा, अफगान तालिबान कह रहे हैं कि कोई बाज़ाब्ता रब्ता नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कोशिशें भारत ने की हैं और अपने मीडिया के लोग भी भिजवाए थे इंटरव्यू करने के लिए कतर में, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी ऐसा कोई बाज़ाब्ता रब्ता नहीं है। लेकिन इससे पहले जो उनके तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन और डॉक्टर नईम, तालिबान के जो कतर में हैं, वो कह चुके हैं कि हम सारे हमसाया ममालिक बिशमूल भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहेंगे, हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये उनका मौक़िफ़ है बज़ाहिर, लेकिन ज़ाहिर है वो भारत से बड़ा नाराज़ है। भारत एक और नुक्ता है, देखिएगा कि अब जिस कदर तेज़ी से पेशकदमी तालिबान कर रहे हैं और जैसे बौखलाहट का शिकार अशरफ गनी साहब ने आर्मी चीफ बदल दिए, 2 वज़ीर बदल दिए, उसको देखते हुए क्या कोई एक मुत्तफ़िका या मिल मिला के कोई हुकूमत बन सकती है या अब ये ख्वाब बन जाएगा? हालांकि इस पर तो एग्रीमेंट हुआ था पहले। देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जो सियासी मुज़ाकरात दोहा में हो रहे थे, हालांकि वो रस्मी तौर पर ख़त्म नहीं हुए, अभी भी कभी कभार इनकी मुलाकात होती है तालिबान की और अफ़गान हुकूमत की, लेकिन वो पस मंज़र में चले गए। अभी तवज्जो जंग के मैदान की तरफ है कि वहाँ पे किसका पल्ला भारी है, और वहाँ पे मेरे ख्याल में उसका बड़ा एक असर पड़ेगा मुज़ाकरात के हवाले से। तो मुज़ाकरात तो फ़िलहाल नहीं हो रहे, उसमें तो मैं फिर कहूँगा कि सितंबर की 12 तारीख को बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू हुए और सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर इत्तेफाक हुआ है कि कोड ऑफ कंडक्ट या रूल ऑफ प्रोसीजर क्या होगा बातचीत का, बातचीत कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे। एजेंडे के ऊपर अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। उसके ऊपर बड़ा इख्तलाफ ये है कि अफ़गान हुकूमत कहती है कि पहले आप जंगबंदी के ऊपर बात करें, तालिबान कहते हैं कि नहीं, आइंदा का जो निज़ाम होगा इस्लामी निज़ाम, उसके ऊपर बात करें। तो इसके ऊपर भी इत्तेफाक नहीं हुआ, तो आप देखें कि वहाँ पे पेशरफ्त हासिल करना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक, अब ये पाकिस्तान ने जो ऐलान किया था दो टोक, वज़ीर-ए-आज़म भी, वज़ीर ख़ारजा भी, जगह जगह के बिल्कुल हम अफोर्ड नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज़ सख्त तरीन अल्फाज में उन्होंने ये वाज़े किया एयर बेसिस का। तो ये जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है और कहा जाता है माजी की गलतियों से हमने सीख कर ये लाएमल इख्तियार किया है, उसके बाद हमें तवक्को तो करनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान या अफ़गानिस्तान में बरसर पैकार जो ग्रुप हैं वो उस जानिब मुतवज्जे नहीं होंगे और हमारे बारे में वो रवैया नहीं रखेंगे जो माजी में था। मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान की हुकूमत से हमने ताल्लुकात बेहतर बनाने की बड़ी कोशिश की है और हमेशा इनिशिएटिव पाकिस्तान ने लिया है। वज़ीर-ए-आज़म भी पिछले साल गए थे नवंबर में, आर्मी चीफ तो कई बार जा चुके हैं, लेकिन कोई सूरत हाल तब्दील नहीं हुई। वहाँ पर अभी भी इल्ज़ाम तराशी हो रही है, अभी भी वो पाकिस्तान की नीयत पर शक करते हैं। उनका ख्याल है कि तालिबान का सारा सिस्टम हम चला रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उसमें मुझे कोई बेहतरी के आसार नज़र नहीं आ रहे, और ख़ास तौर पे इन हालात में जब अफ़गान हुकूमत की पसपाई हो रही है तो ये इल्ज़ामात मज़ीद बढ़ेंगे, इसमें इजाफ़ा होगा, ताल्लुकात ख़राब होंगे। और अफ़वाम तफ़हीम वाली बात जो है, तो आपने देखा ना कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ़ नहीं हो रही। वही एक तरीका था, लेकिन वो अफ़गान हुकूमत कमज़ोर भी है और लचक भी नहीं दिखा रही। तालिबान मजबूत है इसलिए वो लचक नहीं दिखा रहे, तो लचक नहीं दिखाएंगे तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब। शामी साहब, इस सूरत हाल पर, हाँ जी, और दूसरे की कमज़ोरी, इस सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखनी होगी। और यही जो सिक्योरिटी माहिरीन हैं, मुतल्लिका ज़राए हैं, हल्के हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि ये है बदलती सूरत हाल जिस पर असल में नज़र रखने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ साहब की ज़मानत हो गई है जी 6 माह, लेकिन खुर्शीद शाह साहब को भी, खुर्शीद शाह साहब की ज़मानत भी मुझे लगता हो जाएगी। दुआ करनी चाहिए, उन्हें तो ज़्यादा अरसा गुजर गया ख्वाजा आसिफ साहब से, और ख्वाजा आसिफ साहब की जो ज़मानत है कई माह के बाद, यानी आप देखिए क्या हमने निज़ाम बनाया है और किस तरीके से पाकिस्तान में
ये आमराना दौर जो है उसकी यादें ताज़ा हो रही हैं। कल आपने कोई इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान की, उन्होंने कोई तंजीम बनाई है, ये जो हमारे इंटरनेशनल दुनिया भर में जो सहाफ़ी काम करते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, ये तंजीम कायम की है। इसके सदर हैं हमारे शाहिद चौहान साहब, जो जनूबी अफ्रीका में हमारे नुमाइंदे हैं, और मुल्क दुनिया भर में जो पाकिस्तानी मीडिया है उसकी नुमाइंदगी करने वाले जर्नलिस्ट इसमें शरीक हैं। इसका ऑनलाइन इजलास हुआ, जर्मनी से लेके वाशिंगटन तक। हमारे यहाँ प्रेस क्लब तो थे मुकामी सतह पर, PFG भी थी, नहीं, बैनुल-अक़वामी लोगों ये तो बैनुल-अक़वामी जो लोग बाहर बैरून मुल्क हैं वो काम कर रहे हैं। तो अच्छा उनका इजलास था। अच्छा इनिशिएटिव है सर। इसके सीनियर नायब सदर जो थे खुर्रम शहजाद हैं और सदर शाहिद चौहान हैं, तो ये चेयरमैन नदीम तुफैल हैं, वाइस चेयरमैन वसीम चौधरी हैं, अच्छा इनिशिएटिव है सर, ये कहना पड़ेगा। महफूज खान हैं। एक ब्रेक आ गई सर, तो मतलब ये बड़े चोटी के जो हमारे जर्नलिस्ट हैं दुनिया भर में फैले हुए, उनको भी हम ये इसमें शरीक हैं और बड़ा अच्छा फोरम है, बड़ा अच्छा तबादला ख्याल हुआ। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त खत्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।